नमस्कार प्यारे साथियों। आ, प्राचीन भारत में हम प्रमुख महाजनपद पढ़ रहे थे और उसमें हमने 14 जो राजतंत्र वाले महाजनपद थे वो हमने पढ़ लिए थे। और अब आज की क्लास में हम देखेंगे जो दो महाजनपद बचे हैं जिनकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था जिनमें पाई जाती थी, वो आज हम पढ़ेंगे। कैसी उनकी व्यवस्था थी वो थोड़ा सा समझेंगे, उसकी एक पृष्ठभूमि जानेंगे कि इसका जिक्र किसने किया है, क्या और क्या उनकी शासन प्रणाली थी। और फिर प्रमुख जो गणतंत्र थे उनको हम पढ़ेंगे और उनकी पतन के क्या कारण थे, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों आइए स्टार्ट करते हैं। 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, कुछ कारण थे जिनकी वजह से छुट्टियां हो गई थी। कुछ एक प्रोग्राम था छोटा मोटा घर में, तो क्लास जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सॉरी, क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ना। तो आप थोड़ा ऐसे निश्चिंत रहना, संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। अ, गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था, ये हेडिंग डालते हैं हम, है ना। गणतंत्र गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था, है ना। गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था, ये वाला टॉपिक विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे। और सॉरी, इसमें हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, तो हम देखो, एक तो हम एक बेसिक इसका परिचय देखेंगे, है ना। इसका एक परिचय देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैं परिचय डाल दिया, ठीक है, परिचय डाल दिया। परिचय में हम पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि और इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी ये देख लेंगे, है ना। पृष्ठभूमि देख लेंगे और शासन व्यवस्था हम परिचय वाले बिंदु में ही देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है प्रमुख गणतंत्र कौन से थे, प्रमुख गणतंत्र, है ना, ये हम पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार के आएंगे विद्यार्थियों प्रमुख गणतंत्र में। एक तो है महाजनपद, है ना, महाजनपद, जिसमें महाजनपद में भी 2 आएंगे। एक तो हमारा वज्जी आ जाएगा, है ना, वज्जी महाजनपद, और एक आ जाएगा मल्ल, है ना, एक आ जाएगा मल्ल, है ना, ये आ जाएंगे। दूसरा आ जाएंगे अन्य गणतंत्र, है ना, अन्य जनपद। कुछ जनपद ऐसे भी थे जो जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें हम बात करें तो अलकप के बुली, है ना, रामग्राम के कौलिय, कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत के कालाम, है ना, सुमसुमार के गिरी, अलकप के बुली, है ना, और भी बहुत सारे नाम सॉरी, काफी 8-10 नाम हैं। वो सारी व्यवस्था यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा नहीं। अलकप के बुली ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, जैसे अलकप के बुली है ना, अलकप के बुली, है ना, अलकप के बुली है। कपिल वस्तु के शाक्य है, कपिल वस्तु के शाक्य है, कपिल वस्तु के शाक्य है। ठीक है, रामग्राम के कौलिय है, रामग्राम के कौलिय है, रामग्राम के कौलिय है। इस प्रकार से खूब सारे सुमसुमार के मग्ग है। हाँ, कुछ मतलब काफ़ी सारे नाम हैं, 8-10 नाम हैं। तो उनको जब हम पढ़ेंगे तब मैं जो एक एक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा अंत में हम एक चीज़ देख लेंगे कि इनका आखिर पतन क्यों हुआ, ना, पतन के कारण, है ना, पतन के कारण, क्या कारण था कि इनका पतन हुआ, और आगे चल के जो है मगध का उत्कर्ष होगा और फिर मगध राजवंश स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था, और किस प्रकार से गणतंत्रों का हम डिवाइडेशन करेंगे। प्रमुख गणतंत्र, उसमें महाजनपद, अन्य जनपद, है ना, महाजनपद में भी वज्जी और मल्ल, और इसमें ये सारे आ जाएंगे, है ना। पृष्ठभूमि, शासन व्यवस्था हम इसमें देखेंगे। संभव है कि आज मैं इन दोनों को समझा दूंगा आपको, और पतन के कारण भी हम देख लेंगे इसी क्लास में। और फिर अगली क्लास में यहाँ से एक एक क्लास तो इसमें हो जाएगी, एक इसमें हो जाएगी, यानी 2 क्लास और होंगी इसके बाद। लास्ट है 2 क्लास, ठीक है, जिसमें हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम जैन दर्शन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर बात करेंगे। नवीन धर्मों का उदय वाला टॉपिक जो है उसकी बात करेंगे, है ना।
तो अब 2 क्लासें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे तो फंस जाओगे, उलझ जाओगे, है ना। आंसर का उतना जवाब नहीं दे पाओगे, रिवीजन हो नहीं पाएगा, इसलिए, है ना। और हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कम से कम एग्जाम से पहले तक, और 5 से 6 बार रिवीजन जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ये विद्यार्थियों। मतलब इसको लोहे की लकीर मानना आप, तो कभी नहीं मिटेगी, है ना। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हेडिंग डालते हैं परिचय पे, है ना। परिचय में हम पृष्ठभूमि लिखते हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि तैयार करते हैं विद्यार्थियों, और हम पृष्ठभूमि में लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, पृष्ठभूमि, या हाँ, पृष्ठभूमि में हम लिखें, देखो क्या था पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो रिच डेविड्स हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्ध के समय का भारत, और सॉरी, उस बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक में पहली बार और गणतंत्रों की जो है खोज के बारे में उन्होंने बात की। सॉरी, उसके बाद हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार आए, काशी प्रसाद जायसवाल साहब, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी हिंदू पॉलिटी, 1924 में लिखी थी हिंदू पॉलिटी। उस पुस्तक में गणतंत्रों की शासन व्यवस्था की बात की, और 3 प्रकार के जो है गणतंत्रों को 3 प्रकार से विभाजित किया था काशी प्रसाद जायसवाल ने, है ना। जिसमें जो है शुद्ध गणतंत्र, एक था जो है कुलीन गणतंत्र, और एक था मिश्रित गणतंत्र। ऐसे 3 प्रकार के गणतंत्रों की बात इन्होंने की। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जो हमारे सॉरी, आरजी भंडारकर साहब हैं, उन्होंने भी जो है गणतंत्रों की बात की, और 2 प्रकार के गणतंत्र उन्होंने बताए। आरजी जो है भंडारकर साहब ने, एक तो विशुद्ध गणराज्य की बात की, और एक जो क्षत्रिय प्रणाली पर आधारित थे, जिसको हम क्षत्रिय अभिजात गण या क्षत्रिय कुलीन गण के नाम से भी जान सकते हैं या बोल सकते हैं, है ना, उनकी बात की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय तक जो है गणतंत्र व्यवस्था, सॉरी, इस समय तक हम देखते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था जो है कई महाजनपदों में और व्याप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो परिचय में हम इतना लिख देते हैं विद्यार्थियों, उसके बाद हम आगे की बात जो है करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा बोलते हैं ना, तो चीज़ें पीछे से वापस स्लिप होती चली जाती हैं। और यदि हम एक एक पैराग्राफ बोलें, उसको लिख लें, फिर एक पैराग्राफ बोलें, फिर उसको लिख लें, तो वो पैराग्राफ क्या है, हमारे दिमाग में छपता चला जाता है, क्योंकि लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उससे चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर होती चली जाती हैं, ठीक है। तो रिच डेविड्स ने जो पुस्तक लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया, इसमें पहली बार जो है इनका जिक्र किया था गणराज्यों की खोज का, और जो साम्राज्यवादी आक्षेप थे कि यहाँ पे गणराज्य वगैरह हो नहीं सकती, और ये लोग इतने सभ्य नहीं थे, है ना, इनको सभ्य बनाने का काम तो हमने किया था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, रूडयार्ड किपलिंग की आपने देखा होगा, साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, तो वो यहाँ पे भारतीयों पर लांछन लगाते थे। भारतीयों की कोई भी अच्छी चीज़ है तो वो ये कहते थे कि भारतीय ये अच्छी चीज़ नहीं ला सकते, स्वयं ये स्वयं डेवलप नहीं कर सकते, ये पाश्चात्य ने दी हुई है, ऐसा वो मानते थे। तो कहने का मतलब, रिच डेविड्स ने अपनी पुस्तक में पाश्चात्यवादी आक्षेपों के विरोध में और जो है ऐसा कहा था कि यहाँ पे और जो है गणतंत्र गणराज्य रहे थे पहले भी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, रिच डेविड्स ने, रिच डेविड्स रिच डेविड्स ने अपनी अपनी पुस्तक सॉरी, बुद्धिस्ट इंडिया, है ना,
बुद्धिस्ट इंडिया, ध्यान रखना बुद्ध के समय का भारत में, बुद्धिस्ट इंडिया में पहली बार गणराज्यों गणराज्यों की खोज की गणराज्यों की खोज की बात की, गणराज्यों की खोज बात की, है ना। की 2 बार लिख दिया, चलो आप अपने स्तर पे एक ही लिखना, ठीक है। रिच डेविड्स ने तो यही था, बुद्धिस्ट इंडिया बुद्ध के समय का भारत पुस्तक में, और पहली बार गणराज्यों के खोज की बात की थी, साम्राज्यवादी आक्षेपों के विरोध में यह बात कही गई थी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके बाद 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में राष्ट्रवादी इतिहासकार राष्ट्रवादी इतिहासकार राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल काशी प्रसाद जायसवाल, है ना। केपी जायसवाल भी इनको पढ़ते हैं, ध्यान रखना, केपी जायसवाल, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी है ना में हिंदू पॉलिटी में गणतंत्रों को 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। जैसे जो निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से थे विद्यार्थियों। 3 भागों की मैं बात करूं तो एक तो था शुद्ध गणराज्य, है ना, शुद्ध गणराज्य, ठीक है। शुद्ध गणराज्य की क्या विशेषता थी, शुद्ध गणराज्य में कि वह गणराज्य जहाँ शासन गण के वयस्क व्यक्तियों द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो, ठीक है, चलाया जाता था लिखते हैं हम, क्योंकि हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, चलाया जाता था, है ना। इस प्रकार वह गणराज्य जहाँ शासन गण के वयस्क व्यक्तियों द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, मतलब वयस्क जो गण है उसके जितने भी वयस्क लोग थे वो एक व्यक्ति का चुनाव करते थे अपने में, है ना। और इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति चुन लेते थे, वह व्यक्ति ही उस गण का शासन चलाता था। कहने का मतलब विशुद्ध लोकतंत्र था यहाँ पे, है ना। हम, है ना, यहाँ पे कह सकते हैं विशुद्ध लोकतंत्र था एक प्रकार से, ठीक है, विशुद्ध लोकतंत्र, ठीक है। एक व्यवस्था तो थी ये, है ना। दूसरी व्यवस्था थी विद्यार्थियों कुलीन गणतंत्र, है ना, कुलीन गणतंत्र। कुलीन गणतंत्र में है कि कुछ गण ऐसे थे जहां पर शासन सत्ता जो है
उस गण के कुलीन लोग जो है चलाते थे, है ना। कुलीन गण जो है वो चलाते थे, यानी कि ऐसे गण जिनकी शासन व्यवस्था उस गण के कुलीन वर्ग द्वारा संचालित होती थी, कुलीन वर्ग द्वारा संचालित संचालित होती थी, है ना। कुलीन वर्ग द्वारा संचालित होती थी, ऐसी शासन व्यवस्था कुलीन गणतंत्र कहलाती थी, ठीक है। और तीसरी जो व्यवस्था थी, इन दोनों का एक मिश्रित रूप था ना, तो मिश्रित गणतंत्र, ठीक है। तीसरा क्या था? मिश्रित गणतंत्र। मिश्रित गणतंत्र में विद्यार्थियों जो है शुद्ध गणतंत्र, शुद्ध गणतंत्र व कुलीन गणतंत्र, कुलीन गणतंत्र का मिला जुला रूप होता था, का मिला जुला रूप होता था, ये व्यवस्था थी, ठीक है। ये काशी प्रसाद जायसवाल साहब के अनुसार व्यवस्था थी कि सॉरी जो हमारे प्राचीन गणतंत्र थे उसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था देखी गई थी, है ना। किसके अनुसार? काशी प्रसाद जायसवाल साहब के अनुसार। वहीं हम बात करें आरसी भंडारकर की, तो उन्होंने दो प्रकार के जो है गणतंत्रों की बात की है, जिसमें एक तो उन्होंने बात की, चलो हम लिखते हैं, आगे लिखते ही हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आर जी भंडारकर के अनुसार, आर जी भंडारकर के अनुसार गणतंत्र दो प्रकार के थे, गणतंत्र दो प्रकार के थे। देखो, दो प्रकार के गणतंत्रों में ये किन की बात करते हैं? एक तो था विशुद्ध गणतंत्र, है ना, विशुद्ध गणतंत्र ये वाला, है ना। इसकी बात आरजी भंडारकर भी करते हैं। और दूसरा जो था वो था क्षत्रिय अभिजात गणतंत्र, है ना। दूसरा जो था वो था क्षत्रिय अभिजात गणतंत्र, है ना, क्षत्रिय अभिजात गणतंत्र, ठीक है। इसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता था। ऐसे कोई गणतंत्र थे जहाँ पे क्षत्रिय अभिजात गणतंत्र था, तो ऐसे गणों में और ब्राह्मणों को क्षत्रियों से निम्न माना जाता था, या क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसे गणतंत्र में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे गणों में ऐसे गणों में क्षत्रिय को या क्षत्रिय का प्रभाव ब्राह्मण से अधिक होता था, ब्राह्मण से अधिक होता था। मतलब ऐसे गणों में क्षत्रिय का जो प्रभाव था वो ब्राह्मणों से अधिक होता था। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है ये गणतंत्र व्यवस्था थी, और हर विद्वान ने जो है अपने हिसाब से और विभिन्न मत रखे हैं इस बारे में लेके, है ना। हमें इतना मत ध्यान रख लेना है तो हमारे सवाल जो है गलत एग्जाम में नहीं होगा। बाकी तो इनको पढ़ने की कोई सीमाएं नहीं है। इतिहास जो है
कभी भी अपना सीमांकन नहीं करता, है ना। लेकिन विद्यार्थी की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं को विद्यार्थी जब पार कर जाता है तो वो फिर अपने एग्ज़ाम से और अ, या अपने कंपटीशन से वो बाहर हो जाता है ना। इसलिए हमें अपने कंपटीशन से सॉरी हमें अपने कंपटीशन से बाहर नहीं होना है। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना, ये एकदम चरम पॉइंट वाला बिंदु है एक तरीके से मान के चलना, ठीक है। तो आप इसको उतार लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब हम आते हैं, ये तो पृष्ठभूमि थी, अब हम आते हैं गणतंत्रों की शासन व्यवस्था कैसी थी, है ना। गणतंत्रों की शासन व्यवस्था कैसी थी, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा और इसको ये समझ में भी आया होगा आपको कि क्या क्या ऐसी मतलब कैसी क्या शासन व्यवस्था थी इन लोगों की, ठीक है। आपको पता ही चल गया होगा। रिच डेविड्स क्या कहते हैं, रिच डेविड्स ने तो खोज के बारे में और पहली बार बात की। उसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल साहब ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में और जो है इनको 3 भागों में बांटा, है ना। ये काशी प्रसाद जायसवाल साहब की पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है विद्यार्थियों, तो इसको आप ध्यान रखना विशेष रूप से। और बाकी तो भंडारकर साहब का मत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात पूछ लेते हैं कि क्षत्रियों का महत्व ब्राह्मणों से ज़्यादा कहाँ था, है ना। तो ऐसे जनपदों का आप ध्यान रखना बस, ठीक है। अब लिखते हैं गणतंत्रों की शासन व्यवस्था, है ना। तो हेडिंग डाल दो विद्यार्थियों, गणतंत्रों की गणतंत्रों की शासन व्यवस्था, गणतंत्रों की शासन व्यवस्था, ठीक है। तो गणतंत्रों की शासन व्यवस्था के संबंध में हम देखते हैं कि इतने सारे गणतंत्र थे, तो सबकी शासन व्यवस्था अलग अलग थी और जो है एक रूपता शासन व्यवस्था में नहीं थी। लेकिन प्रमुख क्या शासन व्यवस्था थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे एक संस्थागार होती थी, जिस प्रकार से वर्तमान में एक जो है हमारा हमारी जो शासन व्यवस्था होती है ना, जैसे लोकसभा होती है उसका अधिवेशन होता है, संसद होती है, इस प्रकार इनका भी अधिवेशन होता था, है ना। संस्थागार होती थी और उस संस्थागार में जो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी, जिसमें सारे निर्णय जो है उस संस्थागार में ही लिए जाते थे, है ना। जैसे कोई भी युद्ध करना है, संधि करनी है, या किसी भी प्रकार के कोई समझौता है, वार्ता करनी है किसी भी गणतंत्र के साथ, राजतंत्र के साथ, तो मतलब आंतरिक हो मामला या बाह्य मामला हो, सारे मामले संस्थागार के माध्यम से लिए जाते थे, है ना। और संस्थागार के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते थे वो राजा, उपराजा, है ना, सेनापति, और जो है जो कोषाध्यक्ष होता है, भांडागारिक, उन सब का चुनाव जो है संस्थागार में ही किया जाता था। संस्थागार की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम की आवश्यकता पड़ती थी और इसमें वही उन्हीं विषयों पर चर्चा होती थी जो पहले रखे जाते थे, पहले से फिक्स कर दिए जाते थे। और इसमें जो है स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसका कोरम फिक्स होता था कि इतने लोग कम से कम होने चाहिए, कोरम फिक्स था। और कोई भी जो प्रस्ताव रखा जाता था उस पर 3 बार बातें करते थे ये लोग, है ना। कहने का मतलब 3 बार वाचन होता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, है ना। तो हम इनको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। तो संस्थागार की बात करेंगे हम सॉरी देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सभी गणतंत्रों में शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था में एक रूपता का अभाव पाया एक रूपता का अभाव जाता था पाया जाता था। मगर
सामान्यतः मगर सामान्यतः निम्नलिखित शासन व्यवस्था निम्नलिखित शासन व्यवस्था प्रचलन में थी। व्यवस्था प्रचलन में थी। सामान्यतः निम्नलिखित शासन व्यवस्था प्रचलन में थी। ठीक है, तो अब देखो क्या शासन व्यवस्था प्रचलन में थी। उसमें हम सबसे पहले संस्थागार की बात करेंगे, और जो कि गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था होती थी, है ना। ठीक है, तो हम एक नंबर पर डाल सकते हैं संस्थागार। ठीक है, क्या डाल देंगे हम? संस्थागार। क्या थी? गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि यह गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी। शक्तिशाली संस्था थी, है ना। यह गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी, जो गणतंत्रों के सभी प्रकार के फैसले लेती थी, है ना। जो गणतंत्रों से संबंधित सभी प्रकार के फैसले लेती थी। जैसे कौन कौन से फैसले लेती थी? जैसे युद्ध है, संधि वार्ता है ना। युद्ध है, संधि वार्ता है, समझौता है ना। समझौता है जैसे बाह्य व आंतरिक मामले। बाह्य व आंतरिक मामले। ठीक है, बाह्य व आंतरिक मामले जितने भी थे वो सारे संस्थागार में ही आयोजित किए जाते थे। संस्थागार के द्वारा गण के जो अधिकारी होते थे, कार्यकारी अधिकारी जो होते थे, चाहे राजा हो, उपराजा हो, सेनापति हो, है ना, और जो है भांडागारिक हो, जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं, उन सब का चुनाव भी इसी में किया जाता था, संस्थागार में ही, है ना। तो हम दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं संस्थागार के अंदर ही, कि संस्थागार में गणों से संबंधित कार्यकारी अधिकारी, गणों से संबंधित कार्यकारी राजा, उपराजा, ठीक है, सेनापति व भांडागारिक यानी कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। मतलब संस्थागार में ही इन सारे पदों का जो है चुनाव किया जाता था, है ना। ऐसे जो अट्ट कथा ग्रंथ है, या हम छपणक जातक की भी बात करते हैं, तो जो वैशाली के लिच्छवियों की जो संस्थागार थी, उसमें 7707 जो है राजाओं के नाम मिलते हैं, है ना। 7707 राजाओं के नाम मिलते हैं। दरअसल इसमें जो जितने भी व्यक्ति होते थे ना, वो अपने आप को, सबके अधिकार समान होते थे, इसलिए है ना, इसमें बहुत सारे राजा लोग होते थे, है ना।
ठीक है। और ये जो गण होता था, या सॉरी संस्थागार जो होता था, इसका अध्यक्ष जो है गणाध्यक्ष ही संस्थागार का अध्यक्ष होता था, है ना। मैं यहाँ पे एक बात और लिखूंगा, चलो इसमें अभी वो वैशाली के जो लिच्छवी हैं उनकी बात लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अट्टकथा के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ अट्टकथा के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ अट्ट कथा के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ अट्टकथा के अनुसार वैशाली के लिच्छवियों के संस्थागार में 7,707 राजा हुआ करते थे। 7,707 राजा हुआ करते थे, है ना। तो ये एक बड़ी बात है विद्यार्थियों, ये अट्ट कथा से ये जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा यह घटना जो है छपणक जातक जो है, छपणक नहीं सॉरी, जो है एकणत जातक से भी यह जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। किसके अनुसार है ये घटना? वैसे तो मैंने अट्ट कथा लिखा है, एक आप जो है एकणत जातक भी हमको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे, एकणत जातक के अनुसार, है ना। एकणत जातक, है ना, एकणत जातक के अनुसार, है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों से ये जानकारी मिल जाती है। संस्थागार का अध्यक्ष गणाध्यक्ष कहलाता था, गणाध्यक्ष कहलाता था, है ना। संस्थागार का जो अध्यक्ष था वो गणाध्यक्ष कहलाता था, एक ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं इसमें एक बात बताऊं आपको कि जब इसकी बैठक होती थी तो इसका जो आरंभ होता था वो अनुशासन से होता था, है ना। आरंभ जो होता था वो अनुशासन से होता था, अनुशासन पढ़ा जाता था। अनुशासन एक प्रकार से जो है प्रस्ताव जैसे ही आप इसका मान सकते हैं, है ना। जो हम किसी भी सभा होती है तो उसमें जो प्रस्ताव रखा जाता है उसी प्रकार यहाँ पे जो है उसको अनुशासन बोला जाता था। और जिसका जो काम था वो गणाध्यक्ष संपादित करता था, है ना। इस अनुशासन के कार्य को गणाध्यक्ष ही संपादित करता था। और ये जो एक तरीके से प्रस्ताव रखा जाता था, इस प्रस्ताव पर जो है 3 बार इसको पारित करना होता था, है ना। इस प्रस्ताव को 3 बार पारित करना होता था। और 3 बार में जो प्रथम बार है उसको नति या ज्ञप्ति बोला जाता था। दूसरी बार को जो है प्रतिज्ञा या कमावचा या कमवचा बोला जाता था। और तीसरी बार में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसको ये लोग नति चतुर्थ्य बोलते थे, है ना, नति चतुर्थ्य बोलते थे। इस प्रकार से जो है एक प्रस्ताव जो है 3 बार पारित किया जाता था, है ना। एक प्रस्ताव जो है 3 बार पारित किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है इसकी प्रक्रिया थी, उस पर फिर मतदान होता था, है ना। पहले तो प्रस्ताव रखा जाता था, बाद में उस पर मतदान होता था। और मतदान जो होता था वो 4 प्रकार से होता था मतदान, है ना। मतदान भी 4 प्रकार से होता था, जिसमें गुप्त रूप से भी होता था, एक प्रत्यक्ष होता था, एक जो है आप खड़े होकर और कान में बोल सकते थे, है ना, सकर्ण जल्पक जिसको बोला जाता था। और एक जो है वो सभी के समक्ष और मत दिया जाता था, जिसको विश्वासता बोला जाता था, विश्वासता, है ना,
जिसको क्या बोला जाता था, विश्वासता बोला जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मतदान होता था। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब इसकी बैठक होती थी, तो जो भी इसका जो प्रारंभ होता था वो अनुसावन से होता था, है ना, अनुसावन से होता था। हम लिखेंगे जब इसकी जब इसकी बैठक होती थी, तो आ, इसके आरंभ में अनुसावन पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसके आरंभ में तो इसके आरंभ में अनुसावन अनुसावन पढ़ा जाता था। तो इसके आरंभ में अनुसावन पढ़ा जाता था। ठीक है, और यह जो काम था अनुसावन पढ़ने का, वो संस्थागार का अध्यक्ष अर्थात गणाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता था, है ना। यह कार्य यह कार्य संस्थागार का अध्यक्ष संस्थागार का अध्यक्ष संस्थागार का अध्यक्ष कौन, गणाध्यक्ष, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ गणाध्यक्ष द्वारा संपादित किया जाता था। गणाध्यक्ष द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कोई भी काम हो गया, तो कोई भी बात को ये पारित करते थे, तो किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए उसे उस पर एक तरीके से 3 बार, जैसे अभी हमारे संसद में कोई भी विधेयक पारित होता है, तो उस पर 3 बार वाचन किया जाता है ना, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। उसी प्रकार ये लोग उस पर 3 वाचन एक तरीके से करते थे, जिसको प्रथम वाचन को ये नति या ज्ञप्ति बोला जाता था। दोबारा जो रखते थे उसको प्रतिज्ञा या कम वचा बोला जाता था। और तीसरी बार जब रखते थे उसको नति चतुर्थ बोला जाता था। इस प्रकार से इस पे जो है एक प्रस्ताव को 3 बार पारित करते थे, है ना। तो सॉरी, ये जो अनुसावन पढ़ा है ना, जिससे इसकी शुरुआत हुई, इसी को फिर अब सभी के सामने जो है 3 बार प्रस्तावित किया जाता था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे इसे 3 बार इसे 3 बार पारित किया जाता था पारित किया जाता था इसे 3 बार पारित किया जाता था। प्रथम बार प्रथम बार प्रथम बार इसको नति प्रथम बार इसको नति या इसको ज्ञप्ति बोला जाता था। नति या ज्ञप्ति बोला जाता था ठीक है, प्रथम बार इसको नति या ज्ञप्ति बोला जाता था। उसके बाद क्रम से अ, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा को कम बचा भी बोलते थे। अ, कम 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 आ बचा कम बचा कुछ इस प्रकार से बोलते थे, है ना। कम बचा
कमावचा है ये शायद, है ना, सॉरी, थोड़ा सा कमावचा, यही ठीक है ना, कमावचा कुछ इस प्रकार से बोलते थे, कमावचा बोलते थे, है ना, प्रतिज्ञा को कमावचा बोलते थे। और तीसरी बार नति चतुर्थ्य कहा जाता था, है ना, प्रतिज्ञा कमावचा में नति चतुर्थ्य, नति चतुर्थ्य, नति चतुर्थ्य बोला जाता था, है ना, नति चतुर्थ्य बोला जाता था, ठीक है, नति चतुर्थ्य बोला जाता था। इस प्रकार से ये जो पहला जो कोई भी प्रस्ताव लाते थे तो उस प्रस्ताव को पहली बार तो अध्यक्ष के द्वारा पढ़ा जाता था, इसको अनुसावन बोलते थे कि भाई हम ये बात है, ये प्रस्ताव है, इस पर हम काम करने जा रहे हैं। उस प्रस्ताव को जो अध्यक्ष था वो उसको पढ़ता था, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमारे लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, लोकसभा में आज किस बात पे डिस्कस होना है उस बात को जो स्पीकर है वो बोल के सुना देता है पहले पूरे सदन को, है ना। तो उसी प्रकार उसको पहले जो अध्यक्ष जो बोल के सुना रहा है स्पीकर, तो स्पीकर को मान लो यहाँ पे संस्थागार का अध्यक्ष यानी गणाध्यक्ष, और वो जो प्रस्ताव है उसको मान लो जो पढ़ के सुनाया जा रहा है वो काम अनुसावन कहलाता है ना। और उसके बाद फिर उस पर 3 वाचन होते हैं, है ना, जिस प्रकार हमारे संसद में होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 वाचन हो रहे हैं, जिसको नति, प्रतिज्ञा और जो है नति चतुर्थ्य बोला जा रहा है ना, इस प्रकार से है। और इस प्रस्ताव पर अब देखो 3 बार वाचन हो गए, अब उसके वाचन के बाद फिर इस पर मतदान भी होता था, और वो मतदान जो है 4 प्रकार से यहाँ पे मतदान हो सकता था। एक तो हो सकता था गुप्त रूप से, है ना, जिसको गुलहक बोला जाता था। एक हो सकता था जो है प्रत्यक्ष रूप से, जिसको विवर्तन बोलते थे। और एक हो सकता था जो है कान में बोलकर, कान में बोल सकते थे, यहाँ पर ये जो गणाध्यक्ष था उसके कान में जाके बोल सकते थे, उसको सकर्ण जल्पक बोलते थे। और एक होता था सभी के समक्ष जो है खड़े होकर भी यहाँ पर बोल सकते थे, जिसको विश्वाता बोला जाता था, ठीक है। तो ये वाली बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद इसी में लिखते हैं अपन इसको, ना, इसके बाद इस पर मतदान होता था। इसके बाद इस प्रस्ताव पर मतदान होता था, मतदान होता था, जो कि सॉरी, जो कि 4 प्रकार से किया जा सकता था, जो कि 4 प्रकार से किया जा सकता था। मतदान की प्रक्रिया 4 प्रकार से थी, है ना। कैसे कैसे थी, जैसे एक तो थी गुप्त रूप से, है ना, जिसको बोलते थे गुलहक, ठीक है, गुप्त रूप से होती थी, जिसको बोलते थे गुलहक। एक थी प्रत्यक्ष, है ना, एक क्या थी, प्रत्यक्ष थी, ठीक है। प्रत्यक्ष को बोलते थे ये जो है विवर्तन, है ना, प्रत्यक्ष को क्या बोलते थे, विवर्तन बोलते थे, है ना, प्रत्यक्ष को विवर्तन बोलते थे, है ना, विवर्तन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती थी जो है कान में बोलकर, कोई कान में बोल सकता था, कान में बोलकर, ठीक है, कान में बोलकर, जिसको बोलते थे सकर्ण जल्पक, सकर्ण जल्पक, है ना। और चौथी थी सभी के समक्ष खड़े होकर, है ना, ठीक है, सभी के समक्ष खड़े होकर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सभी के समक्ष खड़े होकर, सभी के समक्ष खड़े होकर जो बोला जाता था उसको
विस्वाता बोलते थे, विस्वाता, विस्वाता। ठीक है, ये 4 प्रक्रिया के माध्यम से जो है मतदान किया जाता था। यह मतदान करवाने का काम एक अधिकारी करता था जिसको शलाका कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? शलाका कहा जाता था। और मतदान करने के लिए इनकी देखो व्यवस्थाएं देखो, कोरम भी फिक्स होता था मतदान करने के लिए, कोरम भी जो है फिक्स होता था। और निश्चित नियमावली बनी हुई थी, कहने का मतलब। और जो भी मतदान हुआ है ना, जिस विषय पे हुआ है, और मतदान में क्या काम किया गया, है ना, किस काम पे मतदान हुआ, मतदान का क्या रिजल्ट रहा, इन सारी चीज़ों को ये लोग जो है लिपिबद्ध करते थे। और पहले से ही ये तय कर लेते थे कि किस विषय के ऊपर हमें को बात करनी है, चर्चा करनी है, मतदान करना है, तो उसी विषय पे ये लोग जो है चर्चा करते थे। अन्य दूसरा विषय नहीं रखा जाता था। इतनी सारी चीज़ें थी इसमें, है ना। तो मैं है इस इन सारी बातों को अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको उतार लें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और फिर हम जो है इस पे अगली स्लाइड पे बात करते हैं, और फिर आज की क्लास को हम रोकेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, ये इनकी अभी हम शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा इनके जो पतन के कारण देख लेंगे, और फिर प्रमुख जो गणतंत्र हैं उनकी बात हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस टॉपिक को भी जो है हम पूरा पढ़ लेंगे, और फिर हम जैन दर्शन पे आ जाएंगे। बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है विद्यार्थियों। अब इसमें अगली क्लास के अलावा संभवतः एक क्लास और लग सकती है, उसके बाद ये मामला पूरा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ जो लिखा उसी के ठीक नीचे लिखना कि मतदान, मतदान शलाका नामक अधिकारी द्वारा संपन्न करवाया जाता था। मतदान शलाका नामक अधिकारी द्वारा संपन्न संपन्न करवाया जाता था। मतदान शलाका नामक अधिकारी द्वारा संपन्न करवाया जाता था, है ना। मतदान हेतु कोरम फिक्स था। मतदान हेतु कोरम, कोरम होती ना गणपूर्ति, है ना। गणपूर्ति आप जानते हो, किसी भी बैठक के लिए सदस्यों की जो एक निम्नतम संख्या है वो तय होती थी कि इससे नीचे यदि सदस्य नहीं हुए तो मतदान नहीं होगा, या जो है सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती, इस प्रकार से ना। मतदान हेतु कोरम या गणपूर्ति भी रखी जाती थी, भी रखी जाती थी, है ना। और इसके अलावा जो है सदन की नियमावली तय थी, है ना। या हम बात करें कि संस्थागार की नियमावली तय थी, संस्थागार में मतदान हेतु नियमावली तय थी, मतदान हेतु नियमावली तय थी। अब आप देखिए कि वर्तमान की शासन प्रणाली से और किस प्रकार से शासन प्रणाली मिल रही है उसकी। उस जमाने में हम ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी से और 3री सदी ईस्वी के बीच की बात कर रहे हैं। उस जमाने में और ऐसी व्यवस्था थी, अब सोचिए आप कितने विकसित लोग होंगे। तभी तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार कह रहे थे कि भारतीय लोग इतने विकसित कैसे हो सकते हैं, बोले ये व्यवस्था उनकी थी नहीं, ऐसा वो कहते हैं। यदि थी तो वो पाश्चात्य वालों ने यहाँ पे आके सिखाई थी, वरना ये लोग नहीं सीख सकते थे। इस प्रकार से साम्राज्यवादी लोग कहते थे। वो जो स्मिथ वगैरह है, ये सब इनके विरोधी थे, है ना। साम्राज्यवादी इतिहासकार जो थे वो भारतीयों की शासन व्यवस्था के इनके विरोधी रहते थे। मतलब कोई भी बात होती थी तो भारतीयों के पक्ष में वो देना नहीं चाहते थे अच्छी चीज़ को, और गलत चीज़ है तो सबको भारतीयों पर थोपते थे, है ना। और इसमें मतदान में जो भी मतलब सॉरी, मतदान के जो भी कार्य थे, जो भी इसके रिजल्ट थे, वो सारे लिपिबद्ध भी किए जाते थे। ठीक है, मतदान के सारे कार्य और जो उसमें क्या परिणाम निकला वो सारे जो है लिपिबद्ध किए जाते थे पहले से ही। और इनके
मतदान के यहाँ तक कि विषय भी जो रहते थे ना, वो पहले से फिक्स रहते थे कि आज इस विषय पर मतदान किया जाना है। और जो है उनको जो विषय रहता था उसको संस्थागार में पहले रखा जाता था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि संस्था मतदान हेतु मतदान हेतु विषय भी फिक्स रहते थे, विषय भी अ, पहले से ही पहले से ही संस्थागार में रखे जाते थे, संस्थागार में रखे जाते थे, पहले से ही संस्थागार में रखे जाते थे। मतदान के समय मतदान के समय किए गए कार्य व मतदान के समय किए गए मतदान के समय किए गए कार्य व परिणाम को परिणाम को लिपिबद्ध भी किया जाता था, है ना। बताइए कितनी बड़ी बात है, लिपिबद्ध भी किया जाता था। मतलब वो लिखते थे प्रत्येक बात को, कितनी बड़ी बात है ना। महत्तक नामक एक अधिकारी को भी ये लोग जो है गुप्तचर नाम से था, मतलब एक मतलब गुप्तचर क्या, दूत था, एक विशेष दूत था, उसकी नियुक्ति की जाती थी, है ना। महत्तक महत्तक नामक एक विशेष दूत की नियुक्ति की जाती थी, विशेष दूत की नियुक्ति की जाती थी, है ना। विशेष दूत की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो है संस्थागार में महिला को एंट्री नहीं थी, है ना। संस्थागार में महिला की नियुक्ति नहीं होती थी, की नियुक्ति नहीं होती थी। मतलब भारतीय इतिहास में अभी ये हम देख रहे हैं कि सूत्रकाल चल रहा है ना। सूत्रकाल की बात करें तो जो सूत्रकाल का समय है वो विद्यार्थी क्या माना जाता है, तीसरी से छठी बीसी, है ना। ये जो काल है सूत्रकाल माना जाता है। और महाजनपद काल भी यही है, हम यही काल तो पढ़ रहे हैं, छठी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व। और इस काल में महिला की जो स्थिति रही है आज तक, महिला की स्थिति भारतीय इतिहास में, महिला की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा खराब, सबसे अधिक जो खराब रही है विद्यार्थियों, वो इस काल में रही है। सबसे अधिक खराब स्थिति, है ना, सबसे अधिक जो खराब स्थिति रही है महिला की वो इस काल में रही है ना। वो काल पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है महिला के ध्यान रखना, महिला को यहाँ पे इस प्रकार के अधिकार जो है नहीं दिए जाते थे। और जितने भी इस समय सारे गणराज्य थे जिनकी अपनी सबकी अपनी अपनी जो है अपनी अपनी परिषद रखते थे, जितने भी गणराज्य थे, है ना। हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से गणराज्य थे, मल्ल है, पावा है, उसके अलावा कुछ अन्य भी थे इसमें, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलिय, है ना, केशपुत के कालाम, अलकप के बुली, है ना। वो सारे जो लोग थे वो सब अपनी अपनी एक मंत्री परिषद रखते थे। उसमें सदस्यों की संख्या भी होती थी कम से कम 4, अधिक से अधिक 20 हो सकती थी, है ना। अधिक से अधिक जो है अधिकतम जो है 20 हो सकती थी। इस प्रकार की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ। तो आगे हम लिखेंगे कि सारे गणराज्य अपनी मंत्री परिषद रखते थे, अपनी मंत्री परिषद रखते थे, अपनी मंत्री परिषद रखते थे, जिसमें जिसमें कम से कम जिसमें कम से कम 4 व
अधिकतम 20 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। कम से कम 4, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। और परिसा एक शब्द मिलता है, परिसा, उसमें भी जो है अ, परिसा का संबंध भी इस संस्थागार से ही है ना, आप ध्यान रखना, परिसा का संबंध भी संस्थागार से ही है, ठीक है। परिसा, ध्यान रखना, इसका संबंध भी, इसका संबंध भी संस्थागार से ही है, संस्थागार से ही है, ठीक है। इस परिसा को आप गूगल करके देखना, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि परिसा परिसा जो थी वो किस काम की थी, लेकिन ये जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जो लोकसभा की बैठक टाइप होती है ना, उस टाइप से जो बैठक इनकी होती थी वो परिसा कहलाती थी। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन परिसा को आप पढ़ना, आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। और इसको आप ज़रूर लिख लेना, परिसा क्या थी, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। इस प्रकार की शब्दावली पूछते हैं, परिसा, महतक, संस्थागार, ये 3 शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, है ना। ये महतक भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, हमारे गणतंत्रों की शासन व्यवस्था से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने आपको दी, ठीक है। आपको इसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सॉरी, क्योंकि इस टॉपिक को अधिकतर लोग तो छोड़ ही देते हैं, वैसे इन लोगों को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे आता क्या है। डायरेक्ट सीधा वैदिक काल खत्म हुए और जैन धर्म, बौद्ध धर्म को लोग पढ़ने लगते हैं, या मैक्सिमम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ पढ़ के और इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्ज़ाम भी इस कंटेंट से आराम से आप पास कर सकते हैं, इसलिए आपको जो है इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं गणतंत्रों का आखिर पतन क्यों हुआ इसके कुछ कारण मैं लिख देता हूँ, है ना, ताकि हम जो है अगले क्लास में और सीधे गणतंत्रों, प्रमुख गणतंत्रों की बात करके और उसको पूरा कर देंगे। पतन के पीछे जो है साम्राज्यवादी भावना इस समय आ गई थी। काशी प्रसाद जायसवाल साहब के अनुसार तो जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त था उसकी दिग्विजय नीति थी, और काशी प्रसाद जायसवाल साहब कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने 36 गणतंत्रों को नष्ट कर दिया था, इसकी वजह से कहते हैं कि ये जो है नष्ट हो गए थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गणतंत्रों की आलोचना की है, और उनको उनके नाश करने के उपाय बताए गए हैं, ठीक है, एक तो ये कारण हो जाता है। उसके अलावा इस समय में और गणतंत्र जो है, अ, गणतंत्र में जो शासन प्रणाली थी उसमें कहीं न कहीं दोष आ गए थे। जो अधिकारी थे वो आनुवांशिक हो रहे थे, तो आनुवांशिक होने की वजह से उनकी जो है मतलब राजतंत्र में वो लोग विश्वास करने लगे थे ना, गणतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। और इसके अलावा जो है गणतंत्रों के जो पदाधिकारी थे वो आनुवांशिक थे, और आनुवांशिक होने के कारण उन्होंने राजतंत्र को अपनाया और गणतंत्र जो है नष्ट होते चले गए। तो ये कुछ कारण थे, इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कई बार पूछ लेते हैं, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो, गणतंत्र के पतन आप लिख दो, गणतंत्रों का पतन, ये हेडिंग जमा दो, और फिर हम जो है इसमें लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसमें साम्राज्यवादी नीति, पहला पॉइंट लिख देंगे। काफ़ी बड़ा रोल था साम्राज्यवादी नीति का, इनको सॉरी, राजतंत्रों की जो साम्राज्यवादी भावना थी उसका बहुत बड़ा रोल था गणतंत्रों की समाप्ति के पीछे, है ना, गणतंत्रों का पतन, गणतंत्रों के पतन के कारण, गणतंत्रों के पतन के कारण। तो इसमें पहला हम लिख सकते हैं कि राजतंत्रों
की साम्राज्यवादी भावना, राजतंत्रों की साम्राज्यवादी भावना, है ना। ये बात हो गई राजतंत्रों की साम्राज्यवादी भावना, है ना। काफी केपी जायसवाल के अनुसार, केपी जायसवाल, है ना, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, वही ग्रंथ लिखा हिंदू पॉलिटी, उसमें लिखा है ना। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने ठीक है, समुद्रगुप्त ने 36 गणतंत्रों को नष्ट कर दिया था। 36 गणतंत्रों को नष्ट किया था, है ना। 36 गणतंत्रों को नष्ट किया, ये बड़ी बात है विद्यार्थियों। जो प्रयाग प्रशस्ति सॉरी प्रयाग प्रशस्ति है, उससे जानकारी मिलती है हमें। तो कभी जायसवाल साहब देते हैं कि समुद्रगुप्त ने 36 गणतंत्रों को नष्ट किया था, और इस कारण ये राजतंत्रों की जो साम्राज्यवादी भावना थी, उसने गणतंत्रों को जो है नष्ट कर दिया। दूसरा कारण हम देखें तो विदेशी आक्रमण, है ना, विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमण की वजह से भी गणतंत्र नष्ट हुए, है ना। विदेशी आक्रमण में भी जो है, अर्थशास्त्र खुद ये कहता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो है, जो कौटिल्य है, उसने खुद गणतंत्रों को नष्ट करने के तरीके बताए हैं अर्थशास्त्र में, है ना, और उनको कैसे नाश किया जाए, है ना, ये सारी बातें बताई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सॉरी, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणतंत्रों को नष्ट करने के उपाय बताए हैं। गणतंत्रों को नष्ट करने के उपाय बताए हैं, उपाय बताए हैं, है ना, तथा गणतंत्रों की आलोचना की गई है, तथा गणतंत्रों की आलोचना की गई है, तथा गणतंत्रों की जो है आलोचना की गई है। तीसरा कारण मैं बताऊं विद्यार्थियों, इसमें तीसरा कारण है कि इस समय गणतंत्र अलोकप्रिय हो रहे थे, अलोकप्रिय व राजतंत्र लोकप्रिय हो रहे थे, राजतंत्र जो थे लोकप्रिय हो रहे थे, है ना। इस वजह से भी गणतंत्रों की ओर से लोगों का ध्यान उठ गया। चौथा कारण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गणतंत्रों के पदाधिकारी, गणतंत्रों के पदाधिकारी सॉरी आनुवांशिक होते थे, आनुवांशिक थे या होते थे, जिन्होंने राजतंत्र अपनाया, जिन्होंने राजतंत्र अपनाया, है ना। तो ये कई सारे कारण थे विद्यार्थियों। ये मेंस की दृष्टि से, साक्षात्कार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस प्रकार का सवाल बन पाना थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन फिर भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मतलब गणतंत्रों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा, मतलब गणतंत्रों के पतन के कारण। और अब हम अगली क्लास में प्रमुख गणतंत्रों को पढ़ के, और ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, और हम जैन धर्म या बौद्ध धर्म में से कोई एक सेलेक्ट करके और उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और
पढ़ते रहिए।